के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दोस्तों नमस्कार। सरगम के सितारे ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सरगम के सुरीले आसमान से उतरकर कोई सितारा विविध भारती के स्टूडियो में आता है और हमारी दुनिया को रोशन कर देता है अपनी सुरीली आवाज या अपने सुरीले साजों से। आज सरगम के सितारे प्रोग्राम में एक बड़ी ही सुरीली गायिका हमारी दुनिया को रोशन करने के लिए आई है। जी हां, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका अलका याग्निक। सावरिया सावरिया मैं तो हुई बावरिया, तूने मन मोह लिया सावरिया हो। दोस्तों अलका जी ने हमसे ये वादा किया है कि वो हमारे साथ अपने करियर से जुड़ी बहुत सारी बातें बहुत विस्तार के साथ करेंगी। तो दिल थाम कर बैठिए और तो ये समझ लीजिए कि आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और अलका जी अब हमें बताएंगी अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। तो आइए इस गाने से अलका जी का स्वागत करें। आपको बता दूं अलका जी से बात की है आपके इसी दोस्त यूनुस खान ने। दिल ने कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार है दिल खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। अलका जी बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है आपको रेडियो पर वापस आकर। सुनने वाले को मेरा नमस्कार और धन्यवाद फॉर द वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है। रेडियो से मेरा नाता बचपन से रहा है, 5 साल की उम्र से जी। और लिंक तो बना ही रहता है चाहे हम रेडियो पर इंटरव्यू दें या बात करें, क्योंकि गाने हमारे रेडियो के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। जी और आप यकीन नहीं करेंगे कि विविध भारती पर आपकी कितनी फरमाइशें आती हैं और किस तरह से आप छाई रहती हैं। मेरा सौभाग्य है कि लोगों को मेरे गीत इतने पसंद हैं और फरमाइशें भेजते हैं, सुनते हैं, क्योंकि उन्हें इतना मेरे गीत पसंद हैं इसलिए मैं यहाँ हूँ आज, वरना उनके बगैर तो कुछ नहीं होता। हाल ही में आपने अपनी गायकी के 25 साल पूरे किए हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे संगीत के दौर बदलते हुए देखे आपने, खासतौर पर जिस तरह से संगीत मॉडर्न और टेक्नो हो रहा है। सही कह रहे हैं आप, बहुत काफी लंबा सफर तय हुआ है, पर मतलब यूं तय हो गया देखते देखते कि मुझे तो आई डिडंट रियलाइज कि 25 साल कब निकल गए। मुझे तो आज भी जब भी कोई गाना गाती हूँ, जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, मुझे हर गाना लगता है मेरा पहला गाना है। और उसी तरह का पैशन मेरा जो है म्यूजिक में अभी भी है, तो आशा करती हूँ ये रहे हमेशा। अच्छा ये बताएं कि क्या राज है आपकी आवाज की मिठास का? ये बात मैं अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से पूछ रहा हूँ, सब जानना चाहते हैं। इसका राज तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं की देन है, भगवान की देन है। आवाज जो होती है वो तो भगवान की देन होती है, बाकी आप कैसे सीखते हैं, कितना रियाज करते हैं, क्या क्लासिकल सीखते हैं, आप उसको पॉलिश करना, अपनी गायकी को पॉलिश करना, वो अपने हाथ में है। और मैंने संगीत की तालीम मेनली अपनी मम्मी से ली है, क्योंकि वो खुद एक शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं जी। लेकिन आवाज की जो क्वालिटी है, जो टोन है, वो तो ऊपर वाले की देन होती है। किस तरह की मेहनत छिपी हुई है आपके इस सफर में? कितना
संघर्ष आपने किया है मेंटली इस पूरे मेरा दौर में? संघर्ष मैं कहूँगी इस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा, जैसे कि बहुत से कलाकार कहते हैं कि वो आए जब बॉम्बे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं थी, उनके लिए मतलब कोई रोटी कपड़ा और मकान जो यहाँ की जो सबसे बर्निंग इशू है, कहानियां होती हैं संघर्ष हाँ, वो उस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा मेरी तरफ, मेरे केस में, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत वेल टू डू थे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ, मतलब कलकत्ता से मुझे बॉम्बे लाना और मेरे साथ रहना, हमेशा मुझे पूरी तरह से गाइड करना, सहारा देना हर तरह से, तो इस तरह की कोई संघर्ष नहीं रहा। मेरा संघर्ष जो रहा है वो अपनी सिंगिंग के साथ ही, जो मैं कह सकती हूँ क्रिएटिविटी का संघर्ष है, क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया मैं फिल्मों में, तब मेरी एक तो बहुत कच्ची उम्र थी, आवाज़ भी कच्ची थी, और मैं यूँ कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी तब बहुत तैयारी नहीं थी मेरे गले में, तो मुझे वो उसको और लोगों ने ये कहना शुरू किया, शुरू में जब लावारिस का गाना पॉपुलर हुआ था मेरे अंगने में, बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ शी इज़ अ फ्लूक, और ऐसे ही लकी है गाना चल गया उसका, बट कोई खास गायिका मतलब गायकी नहीं है उनकी। तो उस चीज़ पर मुझे संघर्ष करना पड़ा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेहनत करके ये साबित करने के लिए कि आई एम नॉट अ फ्लूक, कि मैं वो वन सॉन्ग वंडर नहीं हूँ, या मैं आई गई ये कोई हवा का झोंका नहीं हूँ, मैं आई हूँ यहाँ रहने के लिए, और बस इस मामले में मुझे संघर्ष करना पड़ा। अलका जी, जिस दौर में आप आई हैं, मतलब लेट 70s 80s की स्टार्ट में समझ लीजिए लगभग 80 को मैं अगर जब 25 साल बोलते तो मैं 80 पकड़ के, क्योंकि एक प्रॉपर जो एक सिंगिंग शुरू की मैंने फिल्मों में, उसके पहले तो नहीं थी, 80 से ही कह सकते हैं। उस दौर में बहुत दिग्गज नाम इंडस्ट्री में थे, म्यूजिक की दुनिया में, और बहुत मुश्किल था इस तरह से, एक तरह से ये था कि इस दुनिया में घुसना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, बल्कि आजकल तो जो जितना लोगों ने इस फील्ड को खोल दिया है, वो तो इट्स चाइल्ड्स प्ले कंपेयर्ड टू व्हाट जिस वक्त मैं आई थी, क्योंकि हमारे जो महारथी सिंगर्स जो हैं, लता जी, आशा जी, वो फुल फोर्स में गा रहे थे उस वक्त, और मेरे आने के पहले और भी कुछ सिंगर्स थे जो काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुके थे, जैसे कि अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, काफ़ी लोग गा रहे थे और काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश थे। और उन दिनों सबसे बड़ी जो बात है कि हमें मीडिया की कोई हेल्प नहीं मिलती थी जी। मीडिया हाइप जो आज एक गाना किसी कलाकार का पॉपुलर हो जाता है, तो उस एक गाने के बूते पर वो मीडिया उनको हाइप कर करके एक स्टार के लेवल तक पहुंचा देते, और प्री रिलीज पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा। तो हमें मीडिया हेल्प नहीं थी बिल्कुल, हमें जो भी करना था अपने गाने के थ्रू, बल्कि हमारा चेहरा ही पहचानते नहीं थे लोग बहुत सालों तक जी। क्योंकि टीवी का और ज्यादा पब्लिसिटी का उन दिनों चलन नहीं था। जो भी हम मतलब मैं कहूंगी कि रेडियो ही एक माध्यम था जिसके थ्रू हमारी आवाज लोगों तक पहुंचती थी, और लोग हमारी आवाज पहचानते थे। पहले शक्ल तो कुछ लोग पहचान भी लेते थे, लेकिन ज्यादातर नहीं जी। तो बहुत ही मुश्किल था किसी नई आवाज को एक्सेप्ट करना उन दिनों में, एक नामुमकिन सा एक काम था। मतलब अलका जी, मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि पायल की झनकार फिल्म में कुछ गाया था आपने, और सोलो जो आपका बड़ा फर्स्ट है वो हमारी बहू अलका। पायल की झनकार में मैंने कुछ 3-4 लाइनें गाई थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ फुल सॉन्ग जी। एक सिचुएशन थी जहाँ कुछ उनको डांस के स्टेप्स हीरोइन को करने थे, 3-4 लाइनें थी, सेमी क्लासिकल टाइप का गाना था। और वो उसको मैं कह सकती हूँ, उसको मतलब अगर पूरा गाना नहीं कह सकती हूँ, 2 पंक्तियां 2-3 पूरा गाना तो हमारी बहू अलका, इत्तेफाक से फिल्म का नाम भी हमारी बहू अलका था जी। तो वो जो उसके लिए मुझे राजेश रोशन जी ने खास तौर से कलकत्ता खबर भेजकर मुझे वहां से बुलवाया था। मैं उन दिनों वहीं थी, स्कूलिंग मेरी चल रही थी, तो मैं चली जाती थी स्कूल अपना अटेंड करती थी, छुट्टियों में बॉम्बे आ जाती थी। अच्छा। मेरे पेरेंट्स ले आते थे मुझे, तो वो गाना उन्होंने खास तौर से बुलाया मुझे कलकत्ता। वो पहला मेरा प्रॉपर फुल सॉन्ग फिल्म का, मैं कह सकती, हिंदी फिल्म का मतलब। तुम रहेंगे अकेले वहाँ, सपनों की सुंदर वो होगा जहाँ,
नदियाँ किनारे, सुबह सवेरे जहाँ पंछी पुकारे, मची हो सांसों में हलचल हमेशा, जब तो बदन एक होंगे वहाँ, सपनों से सुंदर वो होगा जहाँ। इस गाने को कुछ पहचान मिल पाई थी क्या? नहीं, ये गाना कुछ ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था जी। लेकिन ये है कि इस गाने को जब मैंने रिकॉर्ड किया तो बहुत से लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी वहाँ। जैसे रिकॉर्डिस्ट ने सुनी मेरी आवाज़, उन्होंने हमारे रिकॉर्डिस्ट उन दिनों थे, ये फेमस स्टूडियो में हुआ था गाना रिकॉर्ड, फेमस स्टार देव, और वहाँ पर भंसाली बाबा हमारे बहुत पुराने रिकॉर्डिस्ट, बहुत वेटरन, उन्होंने काफ़ी लोगों से जिक्र किया कि बहुत अच्छी आवाज़ है। और भी जिन लोगों ने सुना वहाँ रिकॉर्डिंग के दौरान, तो क्या है उस गाने से बहुत से लोगों ने नोटिस किया कि ये वॉइस एक बहुत अच्छी आई है, ऐसे लोगों ने महसूस किया। लेकिन उस पर्टिकुलर गाने को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। जी अलका जी, ये जो दौर था 80s का, 80s शुरू हो रहा था और आपका करियर, आपके आने की खबर फैल गई थी जैसा कि आपने बताया। इससे पहले की बात है क्या, जब आप आई और कल्याण जी भाई से मिली? कल्याण जी भाई से को जब मैं मिलने गई थी पहली बार, तब मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं फ्रॉक पहन के गई थी तो उनको पहले उन्होंने देख के सोचा कि ये बच्ची क्या करने, मतलब को यहाँ खेलने आई है, क्या करने आई है। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि कोई एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस किया कल्याण जी भाई से, और मेरे पेरेंट्स लेके गए उनके म्यूजिक रूम पर। तो उन्होंने बोला अच्छा गाना सुनाओगी, मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला अच्छा गाओ, गाना सुनाओ। तो मैं खड़ी हो गई और गाने लगी। तो उन्होंने बोला कि खड़े क्यों हो गई, बैठ के सुनाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं बैठ के नहीं गा सकती, मैं खड़े होकर ही मैं गा सकती हूँ। तो वो काफ़ी साल बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली कि वो सोचने लगे कि ये लड़की मतलब कहती है कि मैं खड़े होकर ही गाऊंगी, बैठ के नहीं गाऊंगी। तो बड़ी उन्हें वो बात बहुत अम्यूजिंग लगी थी, और वो हंसते थे बाद में याद करके इस बात को। जी। तो उनसे पहले काफ़ी मुलाकातें हुई कल्याण जी भाई से, और उन्होंने काफ़ी गाइड भी किया, उनके साथ कुछ शोज़ भी मैंने किए। लेकिन उनके अंडर जो रिकॉर्डिंग जो मैंने की, वो मैंने काफ़ी आगे जाके की। वो गाना एक्चुअली उस गाने से मेरी पहचान मैं कह सकती हूँ बनी। और वो गाना शायद याद दिला दूं सबको, मेरे अंगने में का गाना है तुम्हारा क्या काम, जो राखी जी पर फिल्माया गया था। जी हाँ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा ये बताइए कि लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई थी इसी दौर में, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से भी मुलाकात हुई थी इसी दौर के आसपास। उन्होंने कुछ खास सलाह आपको दी थी, या तो अभी गा लो यार? नहीं, उन्होंने कहा था कि क्या उन दिनों ये चलन था, मतलब खैर वो चलन तो आज भी है, डबिंग का, कि जब कोई नई आवाज़ आती थी तो वो उस आवाज़ को ट्राई करने के लिए, कि उनकी माइक टेस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं, वॉइस टेस्टिंग, कि कोई गाना अगर रिकॉर्ड होने वाला है, कोई बड़ी फिल्म का गाना रिकॉर्ड होने वाला है, और नॉर्मली उन दिनों तो लता जी, आशा जी ही ज़्यादा गाती थी। तो अगर सपोज लता जी इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो एक न्यू वॉइस में सिर्फ म्यूज़िक ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए एक डमी वॉइस में गाना रिकॉर्ड कर लेते थे, और बाद में वो वॉइस का जो ट्रैक है वो लता जी से बाद में गवा, जब वो फ्री, व्हेन शी वाज अवेलेबल। तो ये डबिंग का काम मेरे पहले जो सिंगर्स आई हैं, अनुराधा जी और कविता जी, ने भी काफ़ी कुछ डबिंग गाने लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। और फिर कभी क्या होता था कि कोई प्रोड्यूसर जब गाना रिकॉर्ड हो गया, वो अगर उन्हें अच्छा लगा गाना सुनने में, तो बोला कि अच्छा खासा है गाना, लेट्स कीप रिटेन दिस। इस तरह से इनके काफ़ी गाने रह गए, तो इस तरह से इन्हें चांस काफ़ी कुछ मिल गया। तो लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बोला कि आपसे पूछना चाहता था मैं कि अगर कोई गाना डबिंग के लिए गाना हो तो आप गाएंगी, मतलब आपको प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए ये हमारे जो अनुराधा जी और कविता जी ने ये ऐसे डबिंग करते करते ये लोग आज
मेन प्लेबैक सिंगर्स बन गई हैं, प्रॉपर सिंगर्स बन गई हैं। आपका भी ये एक अच्छा तरीका है, लोग सुनेंगे आपकी आवाज़। और तो मैंने लक्ष्मी जी से बोला कि नहीं, मैं तो डबिंग के लिए नहीं गाना चाहूँगी, और मैं क्या है, मैं 2 लाइन भी अगर गाऊँगी तो फिर उन 2 लाइन से मुझे अटैचमेंट हो जाएगी, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर वो लाइन हट गई, इरेज हो गई। तो बेशक आप मुझे ना गवाएं, अभी जब आप सही समझें तब गवाएं, मैं इंतज़ार करूँगी सालों तक अगर करना पड़ा तो, पर मैं डबिंग के लिए नहीं गाऊँगी। अब मैं जो मैं गाऊँ वो रहना चाहिए, मतलब। जी। तो मुस्कुराए और बोला अच्छा ठीक है। उसके काफ़ी जल्दी ही बाद ही उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया, और वो भी इस बात को याद करके बहुत हंसते थे, और कहते थे कि इतनी छोटी सी लड़की थी लेकिन उसका जो दिमाग था, उसको पता था कि आई वांट दिस एंड आई डोंट वांट दिस। शी वाज वेरी श्योर कि मुझे डबिंग के लिए नहीं गाना है, चाहे उसमें मेरा फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो एक वो वाक़या याद आता है मुझे काफ़ी। जी। लक्ष्मी जी के लिए उसके बाद आपने जो मशहूर दौर में कौन सा गाना पहला लक्ष्मीकांत गाया? बेलाल जी के काफ़ी मैंने गाने गाए, बल्कि तेजाब से पहले की बात। तेजाब के पहले भी कई गाने मैंने गाए उनके। और एक सही माने में मैं कहूँगी, एक जो आवाज़ मेरी, मैं जो उसके पहले जो रिकॉर्डिंग करती थी, मैं बहुत नर्म गाती थी। तो एक आवाज़ को क्या कहते हैं ना, एक माइक पर जो फेंकने का की जो टेक्निक है कि आप जो गाएं लफ्ज़ों को मारिए माइक के ऊपर फुल थ्रो के साथ, फुल थ्रो और ओपन थ्रोटेड, फुल थ्रोटेड गाना, वो मैंने लक्ष्मीकांत, क्योंकि उनका बहुत हेवी ऑर्केस्ट्रा होता था। जी। अब बताएंगी कि ये क्या हमारे श्रोताओं के लिए समझना बहुत मुश्किल है, मतलब इंडस्ट्री के लोग तो समझते हैं, आवाज़ की दुनिया के लोग जानते हैं कि कम थ्रो क्या होता है और फुल थ्रो क्या होता है। आवाज़ की एक होता है आवाज़ चुरा के गाना। जी, अंदर ही अंदर गाना। हाँ, मतलब आप अपनी जो फुल कैपेसिटी है आवाज़ की, उसको उभरने नहीं दे रहे हैं। और तो क्या होता है उसमें, अगर आप चुरा के गाएंगे तो एक टाइम के बाद आदत पड़ जाती है वैसे ही गाने की। फिर आप अगर फुल थ्रोटेड गाना भी चाहें तो आप नहीं गा पाएंगे, तो झमाझम गाने नहीं हो सकते। हाँ, वो बिल्कुल जो एक टा करके जो एक आनी चाहिए ना आवाज़। और लक्ष्मीकांत बेलाल के गाने हमेशा बहुत, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बहुत हैवी होता था, तो आवाज़ पूरी उसके ऊपर उभर के आने के लिए बहुत ज़ोर से वो चाहते थे कि आवाज़ पूरी तरह से मारो। पहले जो मैं गाने गाया जैसे मैंने, समझ लीजिए लक्ष्मीकांत बेलाल का भी गाना, अगर समझ लीजिए 1 2 3 की मिसाल ही ले लेते हैं हम। अब अगर ये गाना मैं गाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये गा रही हूँ वैसे ही उसी सुर में उसी उसमें, लेकिन ये है कि इसमें फोर्स नहीं है, पंच नहीं है आवाज़ में जी, और ये आवाज़ चुरा के गा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नरम नरम मत गाओ, पूरा आपकी जो फुल है आवाज़ वो। तो बोला अब बोलिए हाँ, तो फिर मैंने उस तरह से गाया हाँ, और अभी आप इसी आवाज़ में गाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन 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 पे इंतजार, आजा पिया आए बहार। तेरा करो दिन 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 के इंतजार,
गाने गाते गाते मुझे हैबिट होने लगी फुल थ्रोटेड गाने की जी। और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। अलका जी, आप उन कुछ गायिकाओं में से हैं जिन्हें किशोर दा के साथ गाने मिला। मुझे पता नहीं आपने मुकेश साहब के साथ गाया या नहीं गाया, लेकिन किशोर दा के साथ गाने का तो खूब मौका मिला। अमित कुमार के साथ आपने गाया है। उस दौर के जो वेटरन सिंगर्स हैं, जो हमारे 60s के दौर के, जो जिनका दौर खत्म हो रहा था 80s से गाते थे, उनके साथ गाने का आपको अच्छा मौका मिला है। मुझे और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, कल्याण जान जी के साथ, पंचम दा के साथ बहुत कम काम किया था मैंने जी। कुछ 2-3 गाने गाए थे उनके, बट उनका भी काफ़ी जल्दी ही पास्ट अवे। और वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर्स में मुझे चित्रगुप्त जी के साथ काम करने का काफ़ी मौका मिला, क्योंकि जिस दौरान मैंने स्टार्ट किया था गाना, उस समय वो बहुत सी भोजपुरी फिल्म्स का म्यूजिक दे रहे थे, तो बहुत उनके साथ काम किया है। और बल्कि उनके साथ काम करने के दौरान ही मेरी आनंद मिलन से मुलाकात हुई थी, जो उनके बेटे दोनों उनको एज असिस्टेंट्स काम करते थे उनके साथ। और फिर उसके बाद कयामत से कयामत तक आई, जब उन्होंने अपने एज इंडिपेंडेंटली जब उन्होंने म्यूजिक किया आनंद मिलन ने, तो उस फिल्म में फिर उन्होंने मेरी आवाज़ यूज़ की। सारे गाने आपकी आवाज़ में थे। और तो फिर आउट ऑफ द वेटरन्स मैंने खयाम साहब के साथ थोड़ा बहुत काम किया है। और तो वेटरन्स में बपी लाहिरी, उषा खन्ना, राजेश रोशन, इन सबके साथ मैंने शुरुआती राजेश रोशन के साथ होती है एक तरह से। उसके बाद इनके साथ काफ़ी काम हुआ। उसके बाद फिर नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित, इनके साथ। और अब तो मैं कहूँगी कि 3 दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और काम कर रही हूँ। अभी जो न्यू कमर्स हैं उनके साथ भी काम कर रही हूँ। और हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर दौर की अपनी एक का अपना एक मजा था। काफी पहले हम लाइव रिकॉर्डिंग्स किया करते थे। जी, किशोर दा के साथ रिकॉर्डिंग का कोई एक्सपीरियंस बताइए। बहुत, जो भी गाने गाए मैंने, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत प्यार से, अरे ये तो बहुत छोटी बच्ची है, ये मेरे साथ डुएट गाएगी, अच्छा। फिर सुना उन्होंने तो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा गाती है। तो फिर कुछ ना कुछ बोलते रहते थे माइक पर, इतना हंसाते थे, इतनी मतलब उनके, वो तो सीरियसली बोल जाते थे किशोर दा, और हम लोग तो हंसते हंसते बल पड़ जाते थे पेट में। तो और ज़्यादा अगर गाते वक्त अब ज़्यादा हंसें तो गला बैठ जाता है जी। तो फिर प्रॉब्लम होने लगती थी, क्योंकि फिर गला पकड़ने लगता था। फिर बहुत हाथ जोड़ के बोलना पड़ता था, प्लीज़ मत हंसाइए, क्योंकि फिर गाया नहीं जाएगा हमसे जी। तो हंसी मजाक करते थे। रिहर्सल्स के टाइम उटपटांग भी गाने लगते थे, तो संगीतकार घबरा जाते थे कि अरे दादा ऐसे नहीं गाना, ऐसे गाना है। अरे अच्छा ठीक है, मैं भूल गया। फिर ऐसे रिहर्सल्स में बार बार वो गलत गाते थे, एकदम जॉली गलत, मतलब गलत जानबूझ के गाते थे। हाँ। ताकि वो म्यूजिक डायरेक्टर घबरा जाए कि क्या गा रहे हैं। फिर जब टेक शुरू होता था तो ऐसा गाते थे कि मतलब एवरीबडी वाज मेस्मराइज्ड, और मतलब ऐसा सुरीला, ऐसा फटाक से पूरा गाना इतना बढ़िया गाते थे। उनसे शाबाशी मिलती थी आपको? बहुत शाबाशी मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था गा के उनके साथ। और मैं तो कोशिश करती थी कि जब मेरा पोर्शन आए गाने का तो मैं कहीं उनकी तरफ ऐसे देखती न रह जाऊं, याद करना पड़ता अभी मुझे गाना है। क्योंकि उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी तो हम साथ अगल बगल खड़े होकर गाते थे, जो कि आजकल नहीं है। आजकल तो हमें पता ही नहीं चलता किसने गाया हमारे साथ डुएट, बाद में कौन मेल सिंगर आके गा गया, कुछ पता नहीं चलता। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तेरी मेरी प्रेम कहानी। हाँ, वो पिघलता आसमान फिल्म का गाना था, अद्भुत गाना है। मतलब किशोर दा और आपके जो डुएट्स हैं उनमें से मुझे लगता है जेम ऑफ द सॉन्ग है, जो आपकी जो आवाज है वो जो
दौर मेरे था, लिए उस तो दौर जो भी की मैंने कमाल है। चार पांच छह गाने गाए हैं किशोदा के साथ, मेरे लिए दे आर ऑल जेम्स बिकॉज दे आर सो प्रेशियस, क्योंकि वही गाने हैं मेरे उनके साथ। तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। तेरे मेरे प्यार की खुशबू गुलाबों में भी न मिलेगी, गुलाबों में भी न मिलेगी। तेरी मेरी प्रेम कहानी। सुने जीवन में तूने प्यार की जो जगाई, तूने प्यार की जो जगाई। जीवन में अब जीवन है, ये बात समझ में आई, हाँ ये बात समझ में आई। मिल जाए जब ऐसी हस्ती, मिल जाए जब ऐसी हस्ती, बस्ती है तब दिल की बस्ती। ऐसी हस्ती जिंदा परस्ती, नवाबों में भी न मिलेगी, नवाबों में भी न मिलेगी। तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। शराबों में भी न मिलेगी, शराबों में भी न मिलेगी। तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। तेरे मेरे प्यार की खुशबू गुलाबों में भी न मिलेगी, गुलाबों में भी न मिलेगी। सरगम के सितारे कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। कल्याण जी, आनंद जी से जुड़ी कुछ यादें बांटना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ किस तरह की मीठी यादें हैं आपकी।
बहुत मीठी याद है। उनके साथ मैंने बहुत स्टेज शोज़ किए, बल्कि स्टेज शोज़ मैं सही माने में कहूँगी जो स्टेज शोज़ के जो पायनियर्स हैं वो कल्याण जानन जी हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ये शोज़ का जो एक चलन है वो शुरू किया था। लिटिल वंडर्स तो अब बना है। उस वक्त हम लोग ही लिटिल वंडर्स थे। मैं थी, साधना सरगम, हम सब छोटे-छोटे। उन्होंने बहुत शोज़ किए जिसमें हम लोग भी उनके साथ कॉन्सर्ट्स में भाग लेते थे। बल्कि अमिताभ बच्चन और कल्याण जानन जी का पूरा एक टूर जो वर्ल्ड टूर हुआ था, दो अढ़ाई महीने का टूर, अमेरिका, ऑल ओवर द यूएस, कनाडा एंड वेस्ट इंडीज वगैरह सब, यूके, उसमें हम लोग सब साथ में गए थे। तो कल्याण जानन जी वर मोर लाइक फैमिली फॉर अस। और वो एक जगह ऐसी थी कि जहाँ मेरे पेरेंट्स भी कभी, मम्मी और पापा कभी भी उनको ये टेंशन नहीं होता था कि लड़की है, अकेली लड़की, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लड़की के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहना पड़ता है। उस समय तो और भी रहना पड़ता था लोगों को, और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव थे इस मामले में। लेकिन वो इतना डिसिप्लिन वहाँ था, इतना ऑर्गेनाइज, कोई एक भी गलत इशारा या गलत बात कोई नहीं कर सकता था। हम लोग मतलब अपनी उनकी बेटियों के समान थे, और इतना ज़्यादा हमें वो हमारी केयर करते थे, इतना प्रोटेक्शन और हर तरह से सिक्योरिटी जो थी वो 100% होती थी वहाँ। तो एक ऐसा ग्रुप था कि जहाँ सीखने को बहुत मिलता था। बहुत अच्छी अच्छी जगहों में अच्छे शोज़ हम लोग ने किए उनके, मतलब ऐसे शोज़ जिसमें ऑन एन इंटरनेशनल लेवल वी वर हर्ड एंड रिकग्नाइज्ड। और एट द सेम टाइम बहुत अच्छी ग्रूमिंग, नॉट ओनली सिंगिंग। कल्याण जानन जी के साथ इस ग्रुप में मैंने, उनका जो ग्रुप था उसमें ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वो लोग बहुत गाने के अलावा भी बहुत कुछ दे यूज्ड टू टीच यू द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। किस तरह से आपको अपने आप को लोगों के सामने, किस तरह से आपको, आपके जो व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, आपको किस तरह का माइंड रखना चाहिए। कहते कि जैसे एक मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि सक्सेस, फेम, पैसा, इसका कोई अंत नहीं है, स्काई इज द लिमिट। बट आपका जो, आप जैसे आज हैं वैसे ही आपको उसी तरह से रहना है। बड़ों से आपको क्या संस्कार आपके होने चाहिए, बड़ों से किस तरह से पेश आना। तो वो सब बातें भी हमको साइमल्टेनियसली गाने के साथ साथ वो सब बातें भी हमको हमेशा बताते रहते थे। मतलब कुल मिला के संस्कार वाली कि बात अच्छा कलाकार बनना बहुत जरूरी है, मगर उससे भी बड़ी बात है अच्छा इंसान बनना। बहुत स्ट्रिक्ट लोग थे लेकिन बहुत जॉली भी थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे लेकिन बहुत प्यार, बहुत एफेक्शनेट थे, बहुत वार्म थे, बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। लेकिन स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस उम्र में जब तक डिसिप्लिन नहीं रखेंगे आप, तो क्या है, हम लोग तो उम्र इतनी कम थी कि मन तो चंचल है, अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये सब चीज़ों में तो वो कंट्रोल करना, क्योंकि कलाकार की ज़िंदगी इज़ नॉट लाइक एक आम आदमी की ज़िंदगी कि चलो आप बाहर गए तो चलो आप शॉपिंग करने चले गए, आप डिज्नी वर्ल्ड चले गए, ये करे। उन्होंने ये हमेशा ध्यान रखा, देखो सबसे पहले तुम्हारा काम है जी, अपना रियाज करो, अपना वो करो, जब सब हो जाएगा फिर अगर फुर्सत हुई तो फिर आप इन चीज़ों में ध्यान लगाओ। तो एक आम आदमी की तरह जैसे लाइफ लीड करते हैं, हर बच्चे को मन होता है, मन चंचल होता है, उसको कंट्रोल करने में, हालांकि मुझे तो अपने बेसिक संस्कार अपने पेरेंट्स से ही मिले, और मैं उस तरह का मेरा था ही नहीं वो स्वभाव। लेकिन फिर भी एक बात है कि उनके ग्रुप में जो भी सिंगर्स वहाँ थे, उनको सबसे पहले सिखाया जाता था कि किस तरह का व्यवहार करो। वाह। इस जोड़ी के नाम कौन सा गाना हो जाए आपका? मेरा गाना आपने बहुत मुश्किल है ना चुनना। बल्कि जी दाता फिल्म का गाना सुनते हैं किशोरदा के साथ। हाँ जरूर, वो भी किशोरदा के साथ ही है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर कोई कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है।
अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही। बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। अलका जी, कयामत से कयामत तक फिल्म के जरिए एक नया दौर शुरू होता है आपका। वैसे तो 25 बरस की इस यात्रा में कई कई दौर आपने देखे, लेकिन ये जो स्वीटनेस म्यूजिक की आई है, बहुत लोग बहुत ऐतिहासिक फिल्म उसको मानते हैं। आज आनंद मिलिंद की जोड़ी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, लेकिन बहुत सारे गाने आपने उनके गाए हैं और वो एक दौर की शुरुआत होती है, एक नए दौर की। क्या याद आता है आपको वो जो 90s का दौर था? कयामत से कयामत तक तो बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि वो जो फिल्म थी उसमें बहुत से लोगों ने अपना पहला कदम, एक्चुअली उसके पहले मेरे अंगने में बहुत पॉपुलर हो गया था। जी बिल्कुल। तो हुआ क्या कि जैसे कि टाइप कास्टिंग बहुत इज वेरी टिपिकल ऑफ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो मेरे अंगने में मशहूर होने के बाद मुझे बहुत से उसी तरह के गाने मेरे पल्ले आने लगे, मतलब फोक सॉन्ग्स, जैसे कि गोरी परेशान है, काली परेशान, हर घरवाली से घर, अभी वो घरवाली घरवाले ऐसे ही गाने आने लगे। तो मैं कुछ बोर से, क्योंकि क्या हुआ कि मेरा जो असली जो फोटे है वो सॉफ्ट रोमांटिक नंबर्स, और मैं चाहती थी वैसे गाने गाना। तो एक गाना जो वो मशहूर हो गया, उसकी वजह से सब ऐसे गाने आने लगे। फिर कयामत से कयामत तक में आनंद मिलिंद ने अपना पहला, इट वॉज अ डेब्यू फिल्म, पहली फिल्म कहो या समझ लीजिए एक पहला बिग बड़ा कदम, एक पहला, मतलब अपनी म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ। उसमें मंसूर खान की फर्स्ट डायरेक्टेड फिल्म थी, आमिर खान की फर्स्ट फिल्म थी, जूही चावला की फर्स्ट फिल्म थी, मेरी और उदित नारायण, हम दोनों के का एक सारे गाने जो गाए, मतलब एक प्रोमिनेंट एक ब्रेक जिसे कह सकते हैं कि पूरे फिल्म पर एक ही आवाज।
कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। हो क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। बहुत लोगों का फ्यूचर उस फिल्म पे डिपेंड करता था और बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया काम। लेट सारी सारी रात काम करते थे हम लोग, सारी सारी रात। मतलब जब म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा होता था तब भी हम वहाँ बैठे होते थे, मैं और उदित जी सुनते थे कैसे हो रहा है। मेरे इतनी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें, रिहर्सल, सिटिंग्स और साथ में गपशप भी होती थी। आनंद मिलन वर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो वो बातचीत भी चलती रहती थी। म्यूजिक खत्म हुआ तो रात को 3 बजे हमने डबिंग करी गाने की, या कभी हमने गाना सुबह 2 बजे रिकॉर्ड किया। तो इस तरह से समय वगैरह का बिल्कुल होश नहीं था हमें कि बिल्कुल वो नहीं था कि क्या कितने बज गए, खाने का टाइम है या सोने का टाइम है। बहुत इन्वॉल्व होके, बहुत एंजॉय करके हम लोगों ने, बहुत एंथुजियाज्म से उसमें हम लोगों ने काम किया। उसके बाद लोगों ने मुझे रोमांटिक गाने गवाने शुरू किए और एक रिकग्निशन जो एक सिंगर को मिलती कि नहीं, अच्छे मेलोडियस क्वालिटी सॉन्ग्स के लिए ये वॉइस अच्छी है। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने काफी गाने गाए। आनंद मिलन के देखिए, इट्स सैड दैट दे आर नो लॉन्गर डूइंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक, बट क्योंकि उनका जो अभी भी जो भी वो म्यूजिक करते हैं उसमें उनकी जो एक बहुत मिठास वाली जो एक का स्टाइल है वो अभी भी बरकरार है। और मैं कहूँगी अगर आज वो म्यूजिक कम कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री और सुनने वालों का लॉस है ये। बिल्कुल। अलका जी, 2 गाने जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कयामत से कयामत तक। अब एक तो ठीक है कि बहुत ज्यादा बजता है, वो कोई बात नहीं, उसमें गजब का है दिन, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट काहे सताए, हाँ। वो आप हमारे लिए गुनगुनाएंगी क्या? काहे सताए, काहे को रुलाए, राम करे तुझको नींद नाए, राम करे तुझको नींद नाए। क्या बात है, यकीन मानिए इन 4 लाइनों ने, बल्कि 2 लाइनों ने कई लोगों की नींदें उड़ा दी थी। अच्छा, आगे की बातें करने से पहले मैं कुछ ऐसे गानों का जिक्र करवाना चाहता हूं जो आपके दिल के करीब हैं, लेकिन जनता ने उनको वो नाम नहीं दिया, जो वो पॉपुलैरिटी नहीं दी जो मिलना चाहिए। और पता नहीं आप इस गाने को उस श्रेणी में मानेंगी या नहीं, तेरे नाम का पवन प्रभाती। रंग रसिया ओ कान्हा, पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया ओ कान्हा। और
कुछ और गाने जो आपके मन में होंगे उनका जिक्र भी करें। और बहुत से गाने हैं। एक खुदा गवाह का गाना बहुत अच्छा था, तू ना जा मेरे बाद शायद। तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, क्या रहा हूँ मैं यहाँ जान अपनी छोड़ के। तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। खुदा का तुझे वास्ता, लौट कर आना तेरा देखूंगी मैं रास्ता। खुदा का तुझे वास्ता, लौट कर आना तेरा देखूंगी मैं रास्ता। ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा, मैं अगर मर भी गया तो भी वापस आऊंगा। तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। हालांकि बहुत पसंद किया लोगों ने गाना, लेकिन वो मुझे लगा था कि वो बहुत इट बी रेज, जी, तो वो हुआ नहीं। शायद फिल्म बहुत अच्छी नहीं चली, क्योंकि फिल्मों से जुड़ा हुआ संगीत का फेट जो है वो काफी कुछ काफी हद तक वो भी जुड़ा हुआ कमर्शियल होता है। सक्सेस ऑफ द फिल्म। हाँ, अगर सोचने लगूं तो बहुत से गाने ऐसे, लेकिन जैसे कि लोगों ने वो गानों को ध्यान नहीं दिया, वैसे ही अब मुझे भी वो गाने आपको याद दिलाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि ऐसे गाने मैं लाइव कॉन्सर्ट्स करती हूँ काफी, तो उस पे भी स्टेज पर भी वही गाने गाती हूँ जो ज्यादा मशहूर हैं। बिल्कुल। जो मशहूर नहीं है वो गाने धीरे धीरे वो मेमोरी में स्टार्ट्स टू फेड अवे। लेकिन कभी कभी कुछ रेडियो पे गाने बजते हैं तो मुझे अरे ये गाना कहाँ गायब हो गया, ऐसा लगता है। इन दिनों में स्वदेश का एक गाना जिस पर पता नहीं क्यों लोगों का बहुत ध्यान नहीं गया, सांवरिया। हाँ, सही बात है, वो गाना भी। ये स्वीटनेस कहाँ से आती है अलका जी, जो सांवरिया में है या जो पवन प्रभाती में, काहे सताए में जो स्वीटनेस है, सॉफ्टनेस है जो। वेल सिंगिंग तो मैं कहूँगी अगर उसमें आप भाव की बात कर रहे हैं तो वो तो इट कम्स फ्रॉम द सोल। तो ऊपर वाले को आवाज देने के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी, और इसके लिए भी कि उन्होंने मुझे ऐसा सोल दिया कि मैं उस चीज को सही फील करके गा सकती हूँ। आप ऊपर जरा सर करके ऊपर से ही पूछिए। नमन है। अच्छा, सांवरिया का जिक्र कर रही थी आप। हाँ, सांवरिया बहुत वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, और बहुत ही मुश्किल कॉम्पोजिशन है, बहुत ही मधुर कॉम्पोजिशन है। सावरिया सावरिया, मैं तो
दोस्तों, पार्श्व गायिका अलका याग्निक की बातें सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चला। लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया और अलका जी ने ये कहा कि ये बातें अब अगले हफ्ते जारी रखेंगे हम। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर और विनायक रेनके। इस कार्यक्रम का संयोजन कल्पना शेट्टी ने किया और विविध भारती की ओर से सरगम के सितारे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया चित्रलेखा जैन ने। चलने से पहले एक आखिरी बात आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।